ठीक है, सो इट्स बीन रिकॉर्डेड नाउ। सो आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से क्वेश्चन है कि फार्माकोलॉजी से आप क्या समझते हो। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक, फार्माकोलॉजी क्या होती है चैट बॉक्स में अभी आप माइक ऑन करके बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा माइक ऑफ कब करना है। एनीवन, फार्माकोलॉजी क्या होता है? सिंपल, बेसिक। Study about It is the pharmacokinetics and pharmacokinetic and pharmacodynamic ओके, profile of drug. चलो ठीक है। सिंपल अगर मुझे Sir, it is a branch of हम्म biology that deal with study of drug. ठीक है, मुझे किसी 10 साल के बच्चे को समझाना तो मैं फार्माकोलॉजी कैसे समझाऊंगा, मुझे पता। sir, फार्माकोलॉजी क्या होता drug हम Study of हमारी drug. बॉडी में है। है? ओके, तो सबसे सिंपल आंसर स्टडी ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी मतलब होता है जब हम ड्रग्स की पढ़ाई करते हैं, उसी को हम लोग फार्माकोलॉजी कह रहे हैं। बहुत सिंपल, ठीक है। वो चीजें आगे आ जाती है, फार्माकोडायनामिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स हम समझेंगे। ड्रग्स की स्टडी करना कि ड्रग्स का हमारी बॉडी पे क्या एक्शन हो रहा है, इसी की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। फिर इसी चीज को हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, साइंस एंड बायोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्स, वो हम बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। सिंपल भाषा में इट्स जस्ट द स्टडी ऑफ द ड्रग्स। सब एग्री करते हैं इस बात से? ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं सेशन। आई थिंक फार्माकोलॉजी सबको पता लगे, जिसको नहीं भी पता था, क्योंकि आज के सेशन में मेरे ख्याल से कुछ फर्स्ट सेम सेकंड सेम के भी बच्चे होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक और चीज बता देता हूँ, अगर आप फर्स्ट सेम में हो, सेकंड सेम में हो, थर्ड सेम में हो, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एनाटॉमी अच्छे से पढ़ो। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके जीआईटी के अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं, तभी आप समझ पाओगे कि हाँ, जीआईटी के अंदर ये चीज मौजूद है, स्टमक है। स्टमक के अंदर कौन सी डिजीज होती है, कोई मुझे बता सकता है? सबसे कॉमन डिजीज कौन सी है स्टमक में जो हो रही है? एनीवन? अल्सर, पेप्टिक अल्सर सर। पेप्टिक अल्सर, वेरी ग्रेट, टिपिकल सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि यह स्टमक इस तरह से दिखता है, जे शेप होता है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो आप जब पेप्टिक अल्सर पढ़ोगे ना, तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा। ठीक है, स्टमक है, स्टमक के अंदर पेप्टिक अल्सर हो रहा है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस चीज की। ठीक है, तो फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम वाले स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि एनाटॉमी अच्छे से पढ़ना, फार्माकोलॉजी आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है, विद दिस आई एम स्टार्टिंग द सेशन नाउ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बाकी अब जो डाउट्स होंगे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, चलो। मुझे बताओ स्क्रीन विजिबल है? यू कैन राइट इन द Yes, चैट sir. बॉक्स। ओके ओके, चलो, ओके ग्रेट, ओके, थैंक यू सो मच। तो आज पहला दिन है, ठीक है, तो मैं 2 डेमो क्लास लूंगा आपकी, जिसमें मैं जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा, काइंड ऑफ आपको आइडिया देने के लिए कि मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ, और दूसरी चीज़ की आपको चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, और जनरल फार्माकोलॉजी भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इसी बहाने से। ठीक है, तो माय नेम इज आकाश वर्मा, और मैं नाइपर मोहाली से हूँ, मैंने जी पैड नाइपर दोनों निकाला हुआ है, और आज मैं आपको फार्माकोलॉजी का बेसिक पढ़ाने वाला हूँ, काइंड ऑफ ABCD पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एडवांस धीरे धीरे आप मुझसे पढ़ोगे आगे चल के, कीमोथेरेपी, डाययूरेटिक्स, लेकिन आज ABCD पढ़ना है, क्योंकि आगे चल के बोलते हैं ना यार, वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और उसकी बेस, हमेशा एग्जांपल देता हूँ मैं, बेस अच्छा होना चाहिए, तभी वो बिल्डिंग अच्छी तैयार होती है। ठीक है, तो आज की प्रेजेंटेशन में हम करने वाले हैं, कुछ कोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, और कल के लेक्चर में हम बाकी के 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। चलो, आपसे मुझे इंटरेक्शन चाहिए क्लास में, ठीक है, तो चैट बॉक्स के अंदर आंसर करते रहना। तो फार्माकोलॉजी के अंदर 28 क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 28 क्वेश्चन आते हैं। आप कहाँ से 28 क्वेश्चन आते हैं? कोर फार्माकोलॉजी से आते हैं 17 से 18, ये लगभग 20 क्वेश्चन। ठीक है, एवरेज राउंड ऑफ कर रहे हैं। एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी लगभग हमारे आ जाते हैं 4 क्वेश्चन। ठीक है, एनाटॉमी से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं कि बॉडी में क्या क्या पार्ट है। पैथोफिजियोलॉजी मतलब होता है डिजीज कैसे हो रही है, और इससे क्वेश्चन अब बढ़ने लग गए हैं, तो पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और खासकर एक टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, कैंसर और आपका नर्वस सिस्टम, CNS। सीएनएस के अंदर बहुत सारी डिजीज होती है, कोई मुझे नाम बताएगा कौन सी डिजीज होती है जो नर्वस सिस्टम के अंदर होती है? नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है, बहुत सारी, अनगिनत है, 2-3 ही बता दो आप। चलो, कम ऑन स्टार्ट। सीजो, ओके, सिजोफ्रेनिया, पार्किंसोनिज्म, ओके ग्रेट, पार्किन, एपिलेप्सी, अल्जीमर डिजीज, बहुत ही बढ़िया। चलो, ठीक है, तो जो पैथोफिजियोलॉजी है, मतलब डिजीज हो कैसे रही है। देखो फार्माकोलॉजी कितनी यार मस्त है। पहले हम पढ़ते हैं कि बॉडी में कौन कौन सा पार्ट है, एनाटॉमी। फिर हम पढ़ते हैं कि बॉडी के अंदर डिजीज हो कैसे रही है, पैथोफिजियोलॉजी। फिर हम पढ़ते हैं कोर फार्माकोलॉजी, मतलब डिजीज हो गई है, अब उसको ठीक कैसे करना है। तो पूरा ऑर्डर है ये। ठीक है, फिर क्लिनिकल फार्मेसी आ जाता है, थेरेपेटिक्स आ जाता है, ये
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्लिनिकल ट्रायल से आते हैं, क्लिनिकल ट्रायल। अब मुझे कोई बता सकता है क्लिनिकल ट्रायल के कितने फेज होते हैं? एनीवन? नंबर ऑफ फेजेस इन क्लिनिकल ट्रायल्स? 5 phases, sir. 5 फेजेस होते हैं, जिसमें से 4 कंपलसरी होते हैं। एक फेज 0 भी होता है, फेज 0, जिसे बोलते हैं माइक्रो डोजिंग स्टडीज। डोंट वरी अगर समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, बस अभी आपको एक ब्रीफ दे रहा हूं मैं सब्जेक्ट का, ठीक है, और साथ ही साथ आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स। तो आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, सारे आपके जितने भी लेक्चर्स होंगे आपको ऐसे नोट्स होंगे, और इसके ई नोट्स भी हर लेक्चर के बाद प्रोवाइड हो जाएंगे, ताकि आप बाद में जाके इसको रीड कर सको। तो अभी मैंने आपसे पूछा, आपने बताया फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। तो बेसिकली फार्माकोलॉजी जो है वो दो ब्रांच में बटी हुई है, दो ब्रांच में। पहली होती है फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब क्या होता है? इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, मतलब कि ड्रग जो आप खा रहे हो उसका शरीर पे क्या असर हो रहा है, उसको फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। इसको आसान तरीका पता है क्या याद करने का? डायनेमिक मतलब क्या होता है? पावर। और पावर किसकी? ड्रग की। मतलब ड्रग क्या पावर शो कर रहा है आपकी बॉडी के ऊपर। तो इस तरह से याद कर लोगे तो आसान है। और इस तरह से भी याद कर सकते हो कि डी फॉर डायनेमिक, डी फॉर डायनेमिक एंड डी फॉर ड्रग, ठीक है। तो डी का क्या एक्शन है? बी के ऊपर। ड्रग का क्या एक्शन है? बॉडी के ऊपर। और काइनेटिक्स इसका उल्टा है। उसका मतलब होता है कि बॉडी का क्या एक्शन है ड्रग के ऊपर। एक बार आपने ड्रग खा लिया, ड्रग का क्या एक्शन है बॉडी के ऊपर? वो फार्माकोडायनेमिक्स। फिर बॉडी का क्या एक्शन है ड्रग के ऊपर? वो फार्माकोकाइनेटिक्स। बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली आपको एक चीज बताऊं, बच्चे इतना ज्यादा डीप में फार्माकोलॉजी पढ़ लेते हैं कि एक टाइम पे जाके वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायनेमिक्स क्या था और काइनेटिक्स क्या था। तो ट्रिक याद रखना, डायनेमिक मतलब पावर, और पावर किसकी? ड्रग की। अब आते हैं ड्रग की डेफिनेशन पे, ठीक है। तो ड्रग मतलब क्या होता है? केमिकल एंटिटी होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर डायग्नोस करने में, ट्रीट करने में, क्योर करने में हेल्प करती है। अब आपसे क्वेश्चन मेरा, डायग्नोस और ट्रीटमेंट में क्या फर्क होता है? कम ऑन फास्ट, डायग्नोस और ट्रीटमेंट में क्या फर्क होता है? सर डायग्नोस एनालिसिस करना। ओके, और ठीक है। तो डायग्नोस मतलब होता है पता लगाना, डिजीज है कि नहीं, ठीक है। पहले आप ऐसे जाते हो डॉक्टर के पास, ऐसे होता है ना कि यार पहले वो पता लगाता है, आपका डायग्नोस करता है, उसे डायग्नोसिस बोलते हैं। और ट्रीट मतलब होता है ठीक करना। क्योर मतलब क्या होता है? क्योर मतलब होता है जड़ से उखाड़ के फेंक देना, मतलब बिल्कुल ही खत्म कर देना, ठीक है। तो डायग्नोस मतलब पता लगाना, ट्रीट मतलब ठीक करना, क्योर मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम आता है फार्माकोथेरेपेटिक्स। इसमें से फार्माकोलॉजी आप मुझसे पहले ही पढ़ चुके हो, फार्माकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब थेरेपेटिक्स पढ़ते हैं। थेरेपेटिक्स, थेरेपेटिक्स मतलब क्या होता है? जब आपको ड्रग की नॉलेज हो जाए, डोसेज की नॉलेज हो जाए, ड्यूरेशन की नॉलेज हो जाए, तो इसी चीज के कॉम्बिनेशन को हम थेरेपेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। जब आपको ड्रग की नॉलेज हो जाए, डोसेज की नॉलेज हो जाए, ड्यूरेशन की नॉलेज हो जाए, तो उसका नेम होने का D3। मतलब कि थेरेपेटिक्स में आपको D3 की नॉलेज होनी चाहिए, ड्रग की, डोसेज की, ड्यूरेशन की। ड्रग जो आप खा रहे हो, डोसेज मतलब कितनी डोज दोगे, 100 mg, 200 mg, 1 mg, ड्यूरेशन मतलब कितने समय के लिए दोगे, ठीक है। तो इसी चीज के कॉम्बिनेशन को फार्माकोथेरेपेटिक्स बोलते हैं, और इससे पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव होती है। चले आगे, कैन वी मूव फॉरवर्ड नाउ? चलो ओके। अब आ जाते हैं कुछ और टर्म्स पे। कीमोथेरेपी पढ़ लेते हैं। कीमोथेरेपी क्या होता है? ऑर्फन ड्रग्स, मी टू ड्रग्स, कुछ नए नए टर्म्स आ रहे हैं, इनको डिस्कस करना काफी जरूरी है, क्योंकि यही आगे चल के फाउंडेशन तैयार करेंगे। कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी बेसिकली एक टाइप की थेरेपी होती है जिसका इस्तेमाल करके हम कैंसर ठीक करते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं तो गलत है। सर ये क्या बोल रहे हो, मतलब कैंसर ठीक नहीं करते क्या? तो कैंसर के अलावा इसकी मदद से हम ठीक करते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। कीमोथेरेपी सिर्फ कैंसर के लिए नहीं होती है, इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए होती है। और इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन कॉज करते हैं, बताओ मुझे। इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन कॉज करते हैं? एनीवन? बहुत इजी है। इन्फेक्शियस डिजीजेस किससे होती है? कम ऑन फास्ट। चलो आंसर आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ठीक है। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे जो डिजीज हो रही है वो इन्फेक्शियस डिजीज है, क्योंकि इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए जो हम थेरेपी लेते हैं वो कीमोथेरेपी है। अब कीमोथेरेपी क्या होता है? इसके अंदर स्पेसिफिक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम सिस्टमिक इन्फेक्शन ठीक करते हैं। दो टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, लोकल, लोकल एंड सिस्टमिक। लोकल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जो कि स्किन पे होता है या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है और उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा। सिस्टमिक इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है
जो आपके ब्लड में आ गया और आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैल गया। ठीक है, आज के बाद कोई भूलेगा नहीं कि लोकल इन्फेक्शन और सिस्टमिक इन्फेक्शन में क्या फर्क होता है। लोकल मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया में हुआ और वहीं तक रुक गया, और सिस्टमिक मतलब जो आपके ब्लड में आ गया, पूरी बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन विद स्पेसिफिक ड्रग दैट हैव सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीमोथेरेपी के अंदर जो ड्रग का हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो काफी टॉक्सिक होते हैं। मतलब वो कैंसर की सेल्स को तो मारेंगे, इन्फेक्शियस सेल्स को तो मारेंगे, लेकिन वो हमारी बॉडी की सेल्स को भी मार देते हैं। तभी आपने देखा होगा जो कीमोथेरेपी कराता है उनके बाल झड़ जाते हैं। नोटिस करा है, एलोपीशिया हो जाता है, एलोपीशिया। ठीक है, क्योंकि ये ड्रग्स बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट कॉज करते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि हमें ऐसे ड्रग बनाने हैं जिनकी टॉक्सिसिटी कम हो। तो कुल मिला के हमने ये समझा कीमोथेरेपी क्या होती है, ऐसी थेरेपी होती है जिसके अंदर हम स्पेसिफिक ड्रग का इस्तेमाल करके सिस्टमिक इन्फेक्शन को ठीक करते हैं, और उन स्पेसिफिक ड्रग की बहुत ही कम सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होनी चाहिए। और इन एजेंट्स का नाम क्या होता है, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स। सबको कीमोथेरेपी क्लियर हो गया? कीमोथेरेपी ये पूरा चैप्टर डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पूरा बड़ा सा चैप्टर है हमारा। ठीक है, चलो ऑर्फन ड्रग्स क्या होता है? ऑर्फन मतलब हिंदी में क्या होता है, अनाथ। ठीक है, मतलब जिसके पेरेंट्स नहीं है। तो वैसे यहाँ पर उसका इतना ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ पर ऑर्फन ड्रग्स का मतलब है, ऑर्फन ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो रेयर डिजीज में इस्तेमाल होते हैं। कोई मुझे बता सकता है, गेस कर सकता है कि रेयर डिजीज मतलब क्या होता होगा? रेयर डिजीज, एनीवन? रेयर डिजीज का क्या मतलब है? मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ साथ साथ, चलो बताओ रेयर डिजीज क्या होती है। बताओ बताओ चलो। नहीं नहीं, मैथनॉल प्रोसेसिंग नहीं, नहीं मैं तो, आप एग्जांपल बता रहे हो, मुझे एक्चुअली जानना है कि होती क्या है। चलो मैं बताता हूँ। रेयर डिजीज बेसिकली वो डिजीज होती है, समझो कि ये एक पॉपुलेशन है। ठीक है, ए पॉपुलेशन एंड दिस इज अ बी पॉपुलेशन। डायबिटीज बहुत ज्यादा लोगों को होती है, ठीक है, तो पूरी जगह मैंने गोले बना दिए, मतलब सबको हो रही है लगभग डायबिटीज। अब रेयर डिजीज क्या होती है, वो बहुत कम लोगों को होती है। ठीक है, बहुत ही कम लोगों को। तो अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं कि 1 मिलियन लोगों के अंदर रेयर डिजीज जो होती है वो 20 से 25 लोगों को होती है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में, और रेयर डिजीज का मतलब होता है वो डिजीज जो बहुत ही कम लोगों को हो रही है, और उनके लिए जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं वो ऑर्फन ड्रग्स होते हैं। सिंपल। अब होता क्या है कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग होती है, मतलब इनको बनाने का जो खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यार मैं कोई सामान बना रहा हूँ और उसको बहुत ही कम लोग खरीद रहे हैं, तो मैं उसको महंगा ही बेचूंगा, क्योंकि मुझे उसको बनाने में बहुत पैसा लगा है। चलो आपसे जीके का क्वेश्चन, आपको क्या लगता है एक ड्रग को बनाने में कितने पैसे लगते होंगे? एनी गेसेस? बताओ, आपको क्या लगता है एक ड्रग को बनाने में कितने पैसे लगते होंगे? बिलियंस। ठीक है, बिलियंस, 5,000 करोड़। तो जो आंसर है, बिलियंस में पैसे चले जाते हैं गाइस। ठीक है, आप बिलियन के अंदर खर्चा करके कोई ड्रग बना रहे हो और उसके बाद उसको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, तो आप उस ड्रग का प्राइस ज्यादा ही रखोगे। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि ऑर्फन ड्रग जो होते हैं वो रेयर डिजीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज्यादा होती है। तो दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। और रेयर डिजीज क्या होती है? वो डिजीज जो बहुत ही कम लोगों को हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इंटरमिटेंट पॉरीफ्रिया एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आ जाते हैं मी टू ड्रग्स। मी टू ड्रग्स का क्या मतलब होता है? मी टू ड्रग्स मतलब होता है जैसा तू वैसा मैं। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होता है कि सपोज कोई ड्रग है, मान के चलते हैं, कोई ड्रग का एग्जांपल दो, आप ही बताओ मुझे, चलो इसके अलावा कोई एग्जांपल दो। आप बताओ कोई ड्रग आपके दिमाग में आ रहा है अभी? एनीवन? कोई भी ड्रग का एग्जांपल लिख दो आप। चलो नालीडिक्सिक एसिड। नालीडिक्सिक एसिड जो है वो एक फ्लोरोक्विनोलोन है ना? क्विनोलोन्स के अंदर काउंट होता है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। तो नालीडिक्सिक एसिड का कुछ स्ट्रक्चर होता होगा, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर मैं कुछ चेंज कर दूं, ये रिंग चेंज करके दूसरी रिंग लगा दूं, तो क्या होगा? इसे बोलते हैं मी टू ड्रग्स। मतलब कि ऑलरेडी एक ड्रग था, उसको देख के मैंने एक और ड्रग बना लिया। इसे बोलते हैं मी टू ड्रग, जैसा तू वैसा मैं। ठीक है, तो ये ड्रग होते हैं जो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं प्रोटोटाइप ड्रग्स के। एक ड्रग है, उसको देख के हमने दूसरा ड्रग बना लिया, स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। कितना आसान है। ठीक है, ओके चलो। अब मुझे एक बात बताओ, ऑलरेडी एक ड्रग पहले से था, बस आपने इसकी कॉपी करी है, तो उसका प्राइस ज्यादा होगा कि कम होगा? एनीवन? उसका प्राइस ज्यादा होगा कि कम होगा? लेस। लेस। वेरी गुड।
ठीक है, तो ऑर्फन ड्रग्स महंगे हैं, मी टू ड्रग्स सस्ते हैं, ये डिफरेंस याद रखो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट तैयार करी हुई है, एक निमोनिक है, क्योंकि हम फार्माकोलॉजी मैंने पूरे साल बच्चों को निमोनिक्स के थ्रू पढ़ाई है, तो कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं, मतलब कि कुछ ऑर्फन ड्रग्स नाई पर जी पैट में पूछता है, तो आपको याद करना है फर्स्ट बीसीपी। बीसीपी है बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बड़ा फेमस कॉलेज है महाराष्ट्र में। तो फर्स्ट बीसीपी इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो एफ से फॉर्मिविरिसिन, आई से क्या आ जाएगा आपका बताओ, इकाटिपेंट। तो इस तरह से पूरी ट्रिक मैंने बना रखी है। ठीक है, आपको इसको याद करना, रिफामिक्सिन, रिटुक्सीमाब, और ये इन ड्रग का क्या यूज है ये आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बीसीपी ट्रिक याद कर लेना, ये सारे ड्रग्स आपको याद हो जाएंगे। ऑर्फन ड्रग्स, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और ये क्वेश्चन ज्यादातर नाइपर में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ऑर्फन ड्रग है या फिर कौन सा नहीं है, तो लिस्ट याद कर लेना। वैसे ऑर्फन ड्रग बहुत सारे होते हैं, लेकिन यही पूछता है। चलो, अब हम बेसिकली पढ़ते हैं, ये ऑलरेडी स्लाइड हम पढ़ चुके हैं कि फार्माकोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ड्रग्स। दो टाइप का, डायनेमिक्स, काइनेटिक्स। डायनेमिक मतलब पावर। या किसी का माइक ऑन है, बंद कर लेंगे आप? किसी का माइक ऑन है, प्लीज कैन यू स्विच इट ऑफ? हाँ, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको बताया कि फार्माकोलॉजी दो टाइप की होती है, डायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स। डायनेमिक्स मतलब पावर, किसकी पावर? कम ऑन, ड्रग की पावर। किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर। तो ड्रग का क्या इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, और काइनेटिक्स उसका उल्टा। ठीक है, ADME, चलो बताओ उसकी फुल फॉर्म बताओ। ये बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं आज, कम ऑन, ये तो पता होना चाहिए आपको। EDME की फुल फॉर्म बताओ। Absorption, distribution, metabolism, excretion. ओके, चलो, बहुत ही तेजी से आंसर दिया, क्या बात है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन। अब आ जाते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि आप जो ड्रग बना रहे हो, आप जो ड्रग, चलो मुझे आप थोड़ा रिकैप दो। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि ड्रग जो होता है उसका क्या यूज होता है, तीन काम करता है वो, क्या क्या करता था मुझे बताओ। तीन चीजें बताई थी, पहला था डायग्नोस, उसके बाद क्या बताया था मैंने, दो चीजें और बताई थी। ड्रग का काम क्या होता Cure, treatment, है? वेरी गुड, चलो cure and treatment. ठीक है। अभी बहुत आसान चल रहा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इसमें आपसे पूछते चल रहा हूँ, ड्रग क्या होता है? केमिकल एंटिटी है जो डायग्नोस करने में, ट्रीट करने में, क्योर करने में हेल्प करती है। लेकिन अब ड्रग किस तरीके से दिया जा रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, मतलब ड्रग को किस रूट से दे रहे हैं, क्या वो लोकल दे रहे हैं, क्या वो सिस्टमिक हो रहा है। लोकल सिस्टमिक आपको बताया था, लोकल मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड है, और सिस्टमिक मतलब जो पूरे ब्लड में आ जा रहा है। ठीक है, तो लोकल के अंदर आएगा टॉपिकल। टॉपिकल मतलब जो अपने स्किन पे लगाते हो, ठीक है, क्रीम लगा ली, स्किन पे लगा ली, वो लोकल है। इंट्राथेकल और इंट्रा आर्टिकुलर, कोई मुझे बताएगा इंट्राथेकल और इंट्रा आर्टिकुलर पेरेंटल नहीं है, इंजेक्शन नहीं लग रही है, तो क्या मैंने गलत लिखा हुआ है ये? मतलब आप बोलते हैं ना इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, ये तो पेरेंटल रूट है, लेकिन मैंने इंट्राथेकल और इंट्रा आर्टिकुलर लोकल में लिखा है। कोई मुझे बता सकता है मैंने क्यों ऐसा लिखा है? एनीवन? जो मैंने आंसर बताया था ना आपको, वही आपका मेन रीजन होगा यहाँ पर। लोकल का क्या मतलब होता है? Particular. एग्जैक्टली, ये आंसर आ चुका है, संदीप ने सही दिया आंसर, लोकल इफेक्ट। ठीक है, ये इंजेक्शन होता है लेकिन इसका इफेक्ट लोकली आता है, इसी वजह से इसको लोकल रूट के अंदर रखते हैं, और ये जीपैट में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो टॉपिकल आएगा, इंट्राथेकल और इंट्रा आर्टिकुलर, याद रखना। अब ये क्या क्या होता है मैं आगे समझाता हूँ। फिर इस सिस्टमिक के अंदर हम एंट्रल देखेंगे और पेरेंटल देखेंगे, और एंट्रल में आपके ओरल आ जाएगा और रेक्टल आ जाएगा, और पेरेंटल में इंजेक्टेबल एंड नॉन इंजेक्टेबल। चलो, अब आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोकल रूट। तो लोकल रूट के अंदर मैंने आपको बताया टॉपिकल। टॉपिकल मतलब जो आपको आप स्किन पे लगा रहे हो, अपने हाथ पैर पे, आप कभी कभार रैशेस हो जाते हैं तो आप स्किन पे लगाते हो, वो टॉपिकल आ जाएगा। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? जो आपकी मुंह के अंदर, नाक के अंदर जो मॉइस्ट सी लेयर होती है ना, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इंट्राथेकल और इंट्रा आर्टिकुलर क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, चलो समझते हैं। ये वाला कौन सा रूट है बताओ मुझे, एनीवन? ये कौन सा रूट है? ये कौन सा रूट है? Parenteral. नहीं, ये स्किन पे लगा रहे हैं हम सीधे, टॉपिकल। वेरी गुड, टॉपिकल। वेरी गुड, चलो, ये हमारा टॉपिकल है। ठीक है, अब ये रूट कौन सा और ये रूट कौन सा ये समझते हैं। ठीक है, अगर आप दो हड्डियों के बीच में इंजेक्शन लगा रहे हो तो वो इंट्रा आर्टिकुलर, दो हड्डियों के बीच में इंजेक्शन लगा रहे हो तो वो इंट्रा आर्टिकुलर, मतलब कि अगर आप जॉइंट पे इंजेक्शन लगा रहे हो तो इंट्रा आर्टिकुलर, अगर आप बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगा रहे हो तो वहां पर क्या आ जाता है,
इंट्राथेकल। तो आपने दो तीन रूट पढ़ लिया यहाँ पर, टॉपिकल पढ़ लिया जो स्किन पे लगा रहे हैं, दो हड्डियों के बीच में लगा रहे हैं जॉइंट पे तो इंट्रा आर्टिकुलर, और स्पाइनल कॉर्ड में लगा रहे हैं तो इंट्राथेकल। दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, इनके नाम पेरेंटरल जैसे हैं लेकिन ये लोकल है, क्योंकि इनका असर इसी एरिया में आता है, यहाँ तक ही आता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कोई भूलेगा नहीं इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं, की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है बेसिकली थिकनेस पे, जितनी मोटी स्किन उतनी कम एब्जॉर्प्शन, जितनी मोटी स्किन उतनी कम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो बेसिकली जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर है, जो कान के पीछे वाला एरिया होता है, टच करके देखो से ये सॉफ्ट है कि नहीं मुझे बताओ। जो कान के पीछे वाला एरिया है, इज इट सॉफ्ट और हार्ड? एनीवन? जस्ट टच इट एंड लेट मी नो कि सॉफ्ट है कि हार्ड है कान के पीछे वाला एरिया। हार्ड, कान के पीछे वाला एरिया सॉफ्ट। चलो ठीक है, अगर इसी चीज को आप हार्ड बोल रहे हो तो मुझे बताओ जो आपके पैर के नीचे वाला एरिया है वो क्या है, वो सॉफ्ट है कि हार्ड है? पैर के नीचे वाला एरिया जैसे सोल बोलते हैं, उस वो स्किन हार्ड है कि हार्ड है? एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो जो कान के पीछे वाला एरिया ये बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, और जो पैर के नीचे वाली स्किन है वो बहुत मोटी चमड़ी होती है, तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होगी। मतलब जितनी मोटी चमड़ी होगी एब्जॉर्प्शन स्लो, और जितनी पतली चमड़ी होगी, जितनी पतली स्किन होगी, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। इसी वजह से पोस्टीरियर ऑरिकुलर से एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी जल्दी होती है। स्क्रोटल, स्क्रोटल मतलब स्क्रोटम, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है और ये भी काफी सॉफ्ट होता है, इसी वजह से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो जाती है। स्कैल्प, स्कैल्प कहाँ होती है मुझे बताओ? स्कैल्प, एनीवन? स्कैल्प कहाँ होती है? ऐड तो सर देखी होगी। सर को कहते हैं। ठीक है, जो सर के ऊपर की स्किन है वो स्कैल्प है। ठीक है, उस डॉर्सम ऑफ हैंड, जो ऊपर आपके हैंड के ऊपर वाला एरिया होता है उसे बोलते हैं डॉर्सम ऑफ हैंड। प्लैंटर एरिया ये वाला एरिया है। ठीक है, सिंपल भाषा में जितनी थिकनेस आपकी कम होगी स्किन की उतनी जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी, और जितनी थिकनेस ज्यादा होगी उतनी कम एब्जॉर्प्शन होने वाली है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम सिस्टमिक पढ़ लेते हैं। सिस्टमिक क्या होता है? तो सिस्टमिक के अंदर एंट्रल आता है, पेरेंट्रल आता है। ठीक है, अब एंट्रल का मतलब समझते हैं कि एंट्रल क्या होता है। एंट्रल मतलब होता है कि अगर आप ड्रग खा रहे हो, अगर वो आपकी जीआईटी से क्रॉस कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं एंट्रल, मतलब कि ओरल रूट, मुंह से खाना। और रेक्टल, रेक्टल मतलब रेक्टम, रेक्टम जीआईटी का पार्ट है। इसी वजह से आपको बार बार बोल रहा हूँ एनाटॉमी अच्छे से पढ़ो, आपको काफी सारी चीजें वहीं से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम मुंह से दवाई खा रहे हैं तो ओरल, और रेक्टम में भी दवाई लेते हैं। कौन सा डोसेज फॉर्म हम रेक्टम के थ्रू लेते हैं? एनीवन? कौन सा डोसेज फॉर्म होता है वो जो हम रेक्टम के थ्रू लेते हैं? सपोजिटरी। वेरी वेरी गुड, चलो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये दोनों आ जाते हैं एंट्रल रूट में। और जो हमारा एंट्रल रूट होता है, ओरल रूट जो होता है वो सेफ इफेक्टिव है, लेकिन कुछ ड्रग काम नहीं करते ओरल रूट से ड्यू टू एफपीएम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पूरे के पूरे फार्माकोलॉजी का, पूरे के पूरे फार्माकोलॉजी का। ठीक है, ये एफपीएम क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास लिख लो, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। जब भी आप ड्रग खाते हो तो ड्रग आपके जीआईटी से एब्सॉर्ब होके लिवर के पास जाती है। सपोज आपने 100 mg ड्रग खाई, ठीक है, आप इस 100 mg को आपके ब्लड में जाके एक्शन प्रोड्यूस करना है। लेकिन क्या होगा, जैसे ही आप खाओगे तो ये लिवर के पास जाएगी, लिवर क्या करेगा? उसको मेटाबलाइज कर देगा, मतलब कि कुल मिला के इनएक्टिव कर देगा। एक्टिव भी करता है, वो मैं आगे डिटेल में आऊंगा, लेकिन इनएक्टिव भी ज्यादा करता है। ठीक है, इनएक्टिव कर देगा। तो इनएक्टिव कितनी कर दी? मान के चलते हैं 20 mg कर दी, तो 80 mg आपके ब्लड में जाएगी। आपने खाई कितनी? 100 mg। असर 100 mg का आना चाहिए था, लेकिन 80 mg का असर आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है ना, लिवर क्या करता है? ड्रग के एक्शन को कम कर देता है। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये दोबारा बताओ, चलो बताओ मुझे। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। आपने ड्रग खाई 100 mg, आपके जीआईटी में गई और वहां पे एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में आई और ब्लड से वो गई सीधे लिवर के पास। आपने कितने mg ड्रग खाई थी? 100 mg। ठीक है, लिवर ने क्या करा यार? 20 mg में इनएक्टिव कर देता हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रही 20 mg, उसने हटा दी। अब ब्लड में दोबारा गई कितनी mg? 80 mg। तो जो असर आना चाहिए था वो 100 mg का आना चाहिए था, अब 80 mg का आ रहा है, 20 mg हट गया, तो असर कम हो गया। वेरी सिंपल। चलो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको
ये मैंने पिछले साल भी इसी ट्रिक से पढ़ाया था और अभी भी इस ट्रिक से पढ़ेंगे। इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल रूट। अब यहाँ पे एंगल का क्वेश्चन जीपैट में बहुत आता है और आपने बहुत देखा भी होगा कि कौन सा इंजेक्शन कौन से एंगल पे लगाना है। ठीक है, इंजेक्टेबल कौन सा रूट है? पेरेंट्रल, पेरेंट्रल। ठीक है, यहाँ से पेरेंट्रल स्टार्ट हो चुका है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने लोकल रूट पढ़ लिया, लोकल में हमने टॉपिकल पढ़ा, इंट्राथेकल पढ़ा, इंट्रा आर्टिकुलर पढ़ा। चलो जल्दी से बताओ, इंट्राथेकल, इंट्राथेकल में हम कहाँ लगाते हैं इंजेक्शन? जल्दी बताओ, रिवीजन फास्ट। इंट्राथेकल में कहाँ लगाते हैं इंजेक्शन? स्पाइन में। Spinal cord. ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा आ जाता है हमारा कौन सा? फिर हमने पढ़ा, ओके, फिर हमने एंट्रल पढ़ा। किसी का माइक ऑन है यार, प्लीज स्विच इट ऑफ। ठीक है, फिर हमने एंट्रल पढ़ा, एंट्रल में हमने ओरल पढ़ा और रेक्टल पढ़ा। ठीक है, एक चीज आपको बता देता हूं, अगर आप ओरली दवाई खाते हो, मुंह से दवाई खाते हो, वहीं पर आप रेक्टम से दवाई ले रहे हो, सपोजिटरी, तो रेक्टम के अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन कम होता है, ओरल के मुकाबले कम होता है। तो ये इंफॉर्मेशन नोट कर लेना कि अगर ओरल से ले रहे हो तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, रेक्टम से थोड़ा कम होगा। ठीक है, अब पेरेंटल पढ़ने जा रहे हैं और सबसे मेन यही है, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो पेरेंटल के अंदर आता है इंजेक्टेबल एंड नॉन इंजेक्टेबल। ठीक है, अब मुझे इस चीज पे फुल श्योरिटी है कि काफी बच्चे पेरेंटल को सिर्फ इंजेक्शन मानते हैं और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। सब सोचते हैं कि पेरेंटल मतलब इंजेक्शन ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पेरेंटल के अंदर इंजेक्शन भी आता है और नॉन इंजेक्शन भी आता है। वो नॉन इंजेक्शन क्या आता है तो आप लेक्चर में बने रहो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज के बाद कोई पेरेंटल का मतलब इंजेक्शन नहीं बोलेगा, बहुत सारी चीजें आती है उसके अंदर। चलो, तो अब इस पे आ जाते हैं टेबल पे। इंजेक्टेबल्स कौन कौन से होते हैं? इंट्रामस्कुलर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है IM, लिखते चलो। सबक्यूटेनियस SC, इंट्रावेनस IV और इंट्राडर्मल ID। इजी। अब इसको याद कैसे करना है? तो एक ट्रिक याद करनी है, IMSC। बोलते ना कि मैं OBC कैटेगरी का हूँ, मैं SC कैटेगरी का हूँ, तो आज के आप SC कैटेगरी बन जाओ। IMSC, तो IM जो है 90 डिग्री है और SC उसका आधा है, 45 डिग्री। याद हो गया? सिंपल। IMSC, मैं SC हूँ और IM 90 डिग्री और SC उसका था 45 डिग्री। और IB तो आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि पूरे साल आप पढ़ोगे, IB सबसे ज्यादा इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, 25 डिग्री हो जाएगा और इंट्राडर्मल सबसे नीचे 10 से 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इंट्रामस्कुलर हम डीप इनटू मसल लगाते हैं और सबक्यूटेनियस जो होता है, बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, आपको दो ही क्वेश्चन आएगा, इंसुलिन एंड सेल्फ एडमिनिस्टर। आप IV इंजेक्शन खुद नहीं लगा सकते, लेकिन सबक्यूटेनियस खुद लगा सकते हो। खास बात है इसके बारे में ये। ठीक है, तो सबक्यूटेनियस, सेल्फ एडमिनिस्टर एंड इंसुलिन। इंसुलिन जो दिया जाता है वो सबक्यूटेनियसली लेते हैं। अगर आपके आसपास में किसी को डायबिटीज होगा, वो इंजेक्शन ले रहा है, तो खुद ही इंजेक्शन लगा रहा है और इंसुलिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इंट्रावेनस जो होता है वो 25 डिग्री है और यहाँ पे सीधे ब्लड में जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा, इसी वजह से बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। आधे बच्चों का दिमाग घूम गया होगा, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो पता है हमें, ये बायोबिलिटी क्या है? एक्चुअली आप ये पढ़ चुके हैं मुझसे। आप सोचोगे ये कब पढ़ा हमने, अब ये बताता हूँ। आपने 100 mg ड्रग खाया था, ठीक है, 20 mg लीवर उड़ा गया, लिवर ने मेटाबलाइज कर दिया, इनएक्टिव कर दिया, आपका 80 mg ब्लड में पहुंचा। तो ये जो 80 mg पहुंचा है ना, तो 80 कितना हो गया? 80%, इसी को बायोबिलिटी बोलते हैं। सबको क्लियर हो बायोबिलिटी क्या होता है? यहाँ पे आंसर आ चुका है, द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस इन द ब्लड इन अनचेंज्ड फॉर्म। मतलब कितना अमाउंट ऑफ ड्रग आपके ब्लड में पहुंच रहा है लिवर से जाने के बाद। सबको क्लियर होगा बायोबिलिटी मतलब क्या होता है? इसको दोबारा बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 100 mg ड्रग खाई, लिवर को लग गया बुरा, भाई 100 mg खा ली, इसको तो कम करना पड़ेगा। उसने 20 mg ड्रग क्या करी? इनएक्टिव कर दी, मेटाबलाइज कर दी, तोड़ दी। आपके ब्लड में 80 mg ड्रग गई। ठीक है, अगर हम 80 की परसेंटेज निकालें 100 में से, तो 80 सबको परसेंटेज आती है, मुझे बताओ 80 आउट ऑफ 100 कितनी परसेंटेज आएगा? यानी मुझे बताओ, सिंपल मैथ्स, मुझे 80 की परसेंटेज निकालनी है, फास्ट। Sir, 80%. आप सिर्फ इतना ही आसान है। ठीक है, इतना आसान है। ठीक है, तो 80% बायोबिलिटी है, मतलब आपने 100 mg ड्रग खाई और आपकी 80 mg आपके ब्लड में पहुंची, तो 80 mg बायोबिलिटी है और कुछ नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े टर्म है लेकिन मतलब बहुत आसान है, बस समझाने वाला आपको होना चाहिए। ठीक है, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। अब टर्म देकर डर जाते हो, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बायोबिलिटी, पता नहीं क्या होगा। सिंपल है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब आपने ड्रग खाया, लीवर ने कुछ ड्रग इनएक्टिव कर दिया, जो इनएक्टिव करा वो आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया और जो आपके ब्लड में पहुंचा वो बायोबिलिटी हो गया।
चलो ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इंट्राडर्मल रूट पे, तो उसके बारे में ब्लेब फॉर्मेशन, मतलब कि अगर ये स्किन है, ठीक है, और अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हो तो स्किन थोड़ी उठ सी जाती है, इसी को बोलते हैं ब्लेब फॉर्मेशन, ब्लेब, ठीक है। और इंट्राडर्मल रूट का इस्तेमाल हम ड्रग टेस्टिंग फॉर एलर्जी करते हैं, मतलब ऐसा होता है ना, काफी सारे ड्रग होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम योर साइड, एग्जाम्पल फ्रॉम योर साइड, वन क्वेश्चन सर, वैक्सीन्स आर गिवन विच रूट मेनली, इंट्रामस्कुलर, ठीक है, और बाकी वैक्सीन पे भी डिपेंड करता है। मुझे बताओ आप लोग कि कौन सा ऐसा ड्रग है जो एलर्जी कॉज करता है? बहुत सारे ड्रग हैं, कम ऑन फास्ट, पेंसिलिन, एब्सोल्युटली करेक्ट, पेंसिलिन करता है, ठीक है। तो अगर मुझे पेंसिलिन के अंदर चेक करना है कि वो हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि सब में नहीं करता, तो पेंसिलिन देने से पहले हम चेक करते हैं इंसान के अंदर क्या नाम है, एलर्जी हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो चेक करने जब जाते हैं ना, तो इंट्राडर्मल रूट से चेक करते हैं, ठीक है। तो जहां भी आपको एलर्जी चेक करनी है तो इंट्राडर्मल रूट काम आएगा। बीसीजी वैक्सीन भी इसी रूट से दी जाती है, जैसे मैंने बताया मेनली आईएम यूज करते हैं, लेकिन काफी सारी अलग अलग वैक्सीन में अलग अलग रूट हो जाते हैं। इंट्राडर्मल में बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है। चलो, तो ये टेबल सबको क्लियर हो गई। इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस आईएम एससी, आईएम 90 डिग्री और एससी उसका आता है 45 डिग्री। फिर इंट्रावेनस 25 डिग्री आ जाएगा, इंट्राडर्मल 10 to 15 डिग्री। सिंपल एज दैट। वन क्वेश्चन टू यू अगेन, कि मुझे बताओ कौन से ऐसे रूट के अंदर, मैंने हटा दिया ये, आप मुझे बताओ कौन से ऐसे रूट के अंदर 100% वायबिलिटी होती है? अभी आपके सामने लिखा था, किसने ध्यान दिया है? आईवी। वेरी गुड, इंट्रावेनस, क्योंकि सीधे के सीधे वेन क्या होता है, वेन क्या होता है, आर्टरी और वेन क्या होता है, मुझे कोई बताएगा? आर्टरी और वेन क्या होता है, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? मैं लिख रहा हूँ, रीड करना आप लोग। क्या ये ब्लड वेसल्स होती हैं? हाँ कि ना? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड ही तो हुआ। तो अगर मैं सीधे इंजेक्शन ब्लड वेसल में ठोक रहा हूँ, सीधे ब्लड वेसल्स के अंदर लगा रहा हूँ, तो सीधे की सीधे ड्रग वहीं तो जा रहा है, तो सिंपल बायोबिलिटी 100% हो जाएगी। अब दोबारा से एंगल रिवाइज कर लेते हैं। इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री, सबक्यूटेनियस 45, उसका आधा हो जाएगा, आईएम एससी, आईएम 90 डिग्री और एससी उसका आधा, फिर इंट्रावेनस 25 डिग्री और इंट्राडर्मल सबसे कम, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं नॉन इंजेक्टेबल्स पे, आपने पढ़ लिया। अब इंजेक्टेबल्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि पेरिनेट्रल मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, नॉन इंजेक्टेबल भी होता है, और इसके लिए आपको ट्रिक याद करनी, टिन्स, टिन का डब्बा होता है ना, टिन का डब्बा, टिन्स, टिन्स, ठीक है। तो टी से ट्रांसडर्मल आ जाएगा, आई से क्या आ जाएगा आगे दिखाता हूँ, एन से नेजल रूट आ जाएगा, आई से इनहेलेशन रूट आ जाएगा, और ऐसे सबलिंगुअल रूट आ जाएगा। तो टिन्स आपको याद करना है और आपको सारे रूट याद हो जाएंगे। टी फॉर ट्रांसडर्मल, आई फॉर इनहेलेशनल, एन फॉर नेजल एंड एस फॉर सबलिंगुअल। कितना आसान है, ठीक है। तो एक एक रूट को डिस्कस करते हैं। चलो, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो ओके, तो ट्रांसडर्मल रूट क्या होता है? ट्रांसडर्मल रूट ये होता है, ये स्किन के ऊपर पैच लगा रहे हैं। अभी काफी बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा, सर इसमें तो स्किन पे लगा रहे हैं, सर ये तो लोकल है, ये तो टॉपिकल है। किसके दिमाग में डाउट आ रहा है कि ये लोकल टॉपिकल होगा, ये टॉपिकल होगा? सर ये तो स्किन पे लगा रहे हैं, आपने तो बताया था स्किन पे लगाते हैं तो टॉपिकल होता है, तो सर आपने इसको क्या नाम है सिस्टम के अंदर क्यों लिखा हुआ है? किस किस के मन में डाउट आ रहा है ये? मुझे बताओ, बिंदास बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ मुझे, किस किस के मन में डाउट आ रहा है कि भाई सर आपने बताया था कि टॉपिकल अगर हम स्किन पे कुछ लगाते हैं वो लोकल होता है, ये टॉपिकल होता है, लेकिन अभी आप बता रहे हो कि ये स्किन पे लगाया है ट्रांसडर्मल, लेकिन ये तो पेरेंट्रल है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसका रीजन बता दो, ठीक है। लोकल और ट्रांसडर्मल में क्या फर्क है? लोकल में क्या होता है कि आप ड्रग लगाते हो उस एरिया में और असर वहीं पे रहता है, उसी एरिया में रहता है। लेकिन ट्रांसडर्मल में जो यहाँ पर हम ड्रग पैच लगा रहे हैं, पैच, यहाँ पे पैचेस लगाए जाते हैं, ठीक है। ये पैचेस से ड्रग धीरे धीरे रिलीज होकर आपके ब्लड में जाता है। और क्या मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी ड्रग आपके ब्लड में आ गया वो पूरी बॉडी में फैलेगा, पूरी बॉडी में फ्लो करेगा। क्लियर तन्मय? इम्प्लांटेशन भी होता है श्रेयांश, सही कह रहे हो, उसमें भी ड्रग धीरे धीरे ब्लड में आ जाता है, वहां से रिलीज होता रहता है। क्लियर हुआ तन्मय? लोकल के अंदर हमने पैच लगाया वहीं पर रह गया, लेकिन इसके अंदर ट्रांसडर्मल में क्या होता है, धीरे धीरे ब्लड में आ जाता है, ठीक है। अब ये बात पूछना कैसे आ रहा है, वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, स्किन की बहुत सारी लेयर्स होती है, वो बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब ये आता है कि ट्रांसडर्मल रूट के लिए हम जो ड्रग्स बनाते हैं वो कैसे होने चाहिए, वो हाईली लिपिड सॉल्युबल होने चाहिए, उसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब अगर आपको ट्रांसडर्मल रूट से ड्रग को देना है तो ड्रग हाईली लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, हाईली लिपिड सॉल्युबल। इसको याद करने का तरीका बताऊं, मैंने लास्ट ईयर भी बताया था कि समझो, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, मजाक की बात है कि आपने वाटर सॉल्युबल ड्रग बना दिया है कोई, अब गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी उड़ गया हवा में, इवेपोरेट कर गया और ड्रग सरफेस पे रह गया, तो ड्रग तो पेनिट्रेट कर ही नहीं पाया, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग कर पाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो हमारी की बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, ये सबने पढ़ा होगा। बायलिपिड लेयर, किस किसने पढ़ा है बायलिपिड लेयर? हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बायलिपिड होती है, किस किसने पढ़ा है बताओ मुझे। यहाँ लिखता हूं मैं, चलो, बायलिपिड लेयर, क्योंकि हमारी सेल की मेम्ब्रेन बायलिपिड मतलब लिपिड की बनी होती है, इसी वजह से जो ड्रग होता है वो लिपिड चाहिए, मतलब लिपिड सॉल्युबल चाहिए, ऐसा ड्रग चाहिए जो लिपिड में सॉल्युबलाइज कर जाए। ठीक है, चलो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कांस्टेंट रिलीज ऑफ ड्रग एंड कांस्टेंट लेवल इज मेंटेन्ड। अभी आपको बताया था इस ट्रांसडर्मल पैच के थ्रू क्या होता है, आपने सरफेस पे पैच लगाया और ड्रग यहाँ से धीरे धीरे करके ब्लड में आ जाता है, और ये कांस्टेंट होता है, मतलब कि मान के चलते हैं कि 1 घंटे के अंदर 2 mg आएगा, तो अगले दूसरे घंटे के अंदर क्या होगा, वहां भी 2 mg आएगा, फिर अगले तीसरे घंटे में भी 2 mg आएगा, तो कांस्टेंट रिलीज होता है ड्रग का। ठीक है, और इसी वजह से कांस्टेंट लेवल ही मेंटेन हो जाता है, क्योंकि 2 mg आ रहा है तो ड्रग के ब्लड के अंदर उतना ही लेवल मेंटेन है। तो ये काफी स्पेशल पॉइंट है, इसको याद रखना। अब कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जो ट्रांसडर्मल रूट से दिए जाते हैं? स्टेरॉइड्स। आप लोग जिम गए हो कभी? तो जिम के अंदर पता है दो ही चीज बड़ी फेमस होती है, या तो वो इंजेक्शन ठोकते हैं या तो वो पैचेस लगाते हैं, पैचेस। इंडियन जिम में नहीं हो रहा ये, बाहर कंट्री के जो जिम होते हैं उनमें पैचेस दिए जाते हैं, क्योंकि हर कोई इंजेक्शन कंफर्टेबल नहीं होता। ठीक है, फिर आता है नाइट्रोग्लिसरीन, निकोटीन, फेनेटल, हायोसिन। नाइट्रोग्लिसरीन ये ड्रग कहाँ इस्तेमाल होता है, चलो बताओ। वैसे आगे पढ़ेंगे सारी चीजें डिटेल में, आप बताओ नाइट्रोग्लिसरीन कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? नाइट्रोग्लिसरीन, एक आपको मैं आपको एंजिना। चलो एंजिना आ गया, Angina. एंजाइना, angina, वेरी गुड। एंजाइना कोई मुझे बता सकता है एंजाइना के अंदर होता क्या एक्चुअली? एंजाइना के अंदर सर बहुत लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट chest में pain, दर्द होती है। चेस्ट पेन होती है, क्यों होती है? चलो बताओ, बहुत इजी आंसर है। चलो ठीक है, आंसर आ गया यहाँ पर, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों कम हो रही होगी? क्योंकि ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, ये आपका दिल है, ठीक है, दिल ऐसा नहीं होता जैसे बना रहा हूँ, और ये बेसिकली ब्लड वेसल है जो जहाँ से ब्लड हार्ट में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाते हैं, तो ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, ब्लड कम जा पाता है। अब ब्लड कम जाएगा तो ऑक्सीजन कम जाएगा, इसी वजह से चेस्ट में पेन होता है, इसी चीज को एंजाइना बोलते हैं। ये हम तब पढ़ेंगे जब मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स पढ़ाऊंगा। चलो, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, तो एग्जांपल्स नोट कर लेना। अब आते हैं नेजल रूट्स। नेजल रूट तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही समझ रहे हो, वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो आप नाक से ले रहे हो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, सबको दिख रहा है नेजल रूट क्या होता है। ठीक है, नेजल रूट, तो नेजल रूट को हम इनसफ्लेट करते हैं। इनसफ्लेट मतलब वो क्या बोलता है, आपने नाक के अंदर डाली, इनसफ्लेट कर ली अंदर की तरफ। इनसफ्लेट मतलब होता है ना, उचक के दवाई अंदर ले ली। आपने सबने अगर नाक से दवाई ली हो तो आपको पता होगा इस चीज को। ठीक है, डॉक्टर बोलता है ओके आपने नाक पे दवाई रख दी, इसको अंदर खींच लो, उसको इंसफलेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लो होता है। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लो हो रहा है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, मुझे बताओ। सर अच्छी फर्स्ट, बात है। वेरी गुड, क्यों अच्छी बात है ये? सर बाइबल क्वांटिटी बढ़ गई है। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है यार, ये तो क्या बात है साक्षी। देखो, अगर आप ड्रग खा रहे हो और सारा का सारा लिवर उसको खत्म कर दे रहे हैं तो फायदा क्या ड्रग खाने का, है ना? आपने 100 mg ड्रग खाई, 90 mg लिवर मेटाबोलाइज कर गया, बेचारा 10 mg आपके ब्लड तक पहुंचा, तो क्या ड्रग खाने का मतलब? तो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो जितना कम उतना अच्छा, मतलब कि नेजल रूट अच्छा रूट है। ठीक है, हाई ब्लड फ्लो, हाई ब्लड फ्लो होगा तो क्या होगा? हाई ब्लड फ्लो और हाई सरफेस एरिया होता है तो क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? चलो मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको ना पता हो। जहां भी ब्लड फ्लो हाई है, जहां भी सरफेस एरिया ज्यादा है, वहां पे एक चीज ज्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन। ब्लड जो आपका ड्रग है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लो है, ब्लड फ्लो हाई है, सरफेस एरिया भी हाई है। ठीक है, अब कौन कौन से ड्रग्स हम नेजल रूट से लेते हैं, उसका निमोनिक आप याद कर सकते हो, एनसीडी। ठीक है, नेफारेलिन, कैल्सिटोनिन, डेस्मोप्रेसिन। अब ये ड्रग कहाँ इस्तेमाल होते हैं उसके लिए पूरा साल पढ़ा है पढ़ने के लिए, बस अभी एग्जांपल याद करने। नेफारेलिन, कैल्सिटोनिन, डेस्मोप्रेसिन। चलो, अब आते हैं इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन रूट कौन से डिजीज में इस्तेमाल होता है सबसे कॉमन?
एस्थमा, ठीक है। एस्थमा अस्थमा। बोल लो, एस्थमा बोलो, कितना आसान है। इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं पंप। पंप का एक डोसेज फॉर्म होता है, नाम क्या है? एरोसोल, ठीक है। तो एरोसोल क्या करता है, वो आपके ड्रग को एटमाइज कर देता है। एटमाइज का मतलब बताऊं? आप किताब में पढ़ोगे ना तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, मैं आपको इतना आसान भाषा में समझाता हूँ। आपका ड्रग का मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। उस ड्रग के मॉलिक्यूल को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, ड्रॉपलेट्स में तोड़ देना, इसी प्रोसेस को एटमाइजेशन बोलते हैं। मतलब ये पंप क्या करता है, ये उस बड़े मॉलिक्यूल को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में ले आता है और वो आपके ट्रैकिया को क्रॉस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बड़ा मॉलिक्यूल होगा ना, आपके ट्रैकिया को, आपकी विंड पाइप को ना क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, इसलिए स्मॉलर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। इसका पर्टिकुलर साइज होता है 5 माइक्रोन, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स में पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। तो इनहेलेशन रूट मतलब होता है यहाँ पे पंप का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स को एटमाइज करते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर, और उसके बाद वो पास करता है आपके ट्रैकिया से, ठीक है। एग्जाम्पल है अस्थमा वाले ड्रग्स। अस्थमा मतलब कौन सा ड्रग आता है, सबसे कॉमन ड्रग कौन सा है अस्थमा में, मुझे बताओ। अस्थमा के अंदर सबसे कॉमन ड्रग बताओ। सैल्ब्यूटामॉल। साल्बुटामोल, ओके। क्या मैं स्टेरॉइड इस्तेमाल करता हूँ अस्थमा के अंदर? स्टेरॉइड, चलो स्टेरॉइड भी इस्तेमाल करते हैं, बेक्लोमेथासोन हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी कैन बी कंट्रोल्ड। अब यहाँ पे दिमाग में एक पॉइंट आता है कि यार रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी कंट्रोल कैसे हो सकती है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। पंप किसके हाथ में है मुझे बताओ? पंप कौन लगा रहा है? आप लगा रहे हो। तो आप अपनी ड्रग डिलीवरी को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक पंप लेना है कि दो पफ लेने, दो तीन पफ लेने हैं, पफ होते हैं इसके अंदर, पफ्स। तो कितने पफ लेने हैं आपके हाथ में, इसी वजह से यहाँ पे रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी कंट्रोल होती है। रेहान आपका माइक ऑन है, रेहान, ठीक है। तो पफ आप कंट्रोल कर सकते हो, रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी कंट्रोल है। अब आता है सबसे मस्त सबलिंगुअल रूट। 100% बायोबिलिटी कहाँ पढ़ा था? आईवी में। एक और रूट है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब होता है आप जीभ के नीचे दवाई रखते हो, ठीक है। लिंगुआ किसे बोलते हैं? लिंगुआ, लिंगुआ बोलते हैं जीभ को, और सब मतलब उसके नीचे। तो जब जीभ के नीचे दवाई रखते हो उसको बोलते हैं सबलिंगुअल रूट। और काफी बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा कि सबलिंगुअल मतलब माउथ किसका पार्ट होता है? जीआईटी का। तो काफी बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा कि ये तो माउथ है, मतलब ये तो जीआई, ये तो आपका एंट्रल रूट होना चाहिए था, लेकिन सर ये तो पेरेंटल है। क्यों? क्योंकि आपका जो ड्रग है ना वो आपके जीआईटी में जा ही नहीं रहा, स्टमक में जा ही नहीं रहा, ना ही वो लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, ना ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, वो सीधे जीभ के नीचे रखने के बाद सीधे ब्लड में जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से वो पैरेंटल है। आपको कीडी के अंदर ये एंट्रल रूट में मिलेगा, ठीक है, एंट्रल रूट में मिलेगा, लेकिन ये पैरेंटल होता है अगर आप स्पर्श गुप्ता बुक फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो सबलिंगुअल रूट के अंदर जो बायोबिलिटी है वो 100% है, और सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हो। इंजेक्शन थोड़ी है, बस गोली को जीभ के नीचे रखना है, तो सेल्फ एडमिनिस्टर है, और इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आईवी रूट और हमारा सबलिंगुअल रूट, ये दोनों इमरजेंसी में क्यों इस्तेमाल करते हैं? जल्दी बताओ। 100% बायोबिलिटी। 100% बायोबिलिटी तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ एक पॉइंट और है। कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट मेटाबॉलिज्म के लिए सर। ओके, सिंपल भाषा में, क्योंकि सीधे ब्लड में जा रहा है, अगर आप दवाई खा रहे हो मुंह से, तो आपके पहले क्या होगा? पहले मुंह से पास करेगी, फिर ईसोफिगस में जाएगी, उसके बाद आपके स्टमक में जाएगी, फिर स्टमक के अंदर एसिड होंगे, इसको तोड़ेंगे, कितना टाइम लग जाएगा यार। अब यहाँ पे क्या है, आप सीधे आईवी में ले रहे हो, सीधे ब्लड से ले, ब्लड के अंदर जा रहा है, सीधे की सीधे तुरंत एक्शन आएगा। इसी वजह से इसको इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं। वहां पे क्या होगा, पहले एब्जॉर्ब होगी, बहुत ड्राम है वहां पर, पहले जो आप टैबलेट खाओगे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पे डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिसोल्यूशन होगा, वो आपके एक्वस फ्लूइड में घुलेगी। टेंशन मत लो, ये सब आप फार्मास्यूटिक्स में पढ़ोगे। मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ कि आईवी और सबलिंगुअल इमरजेंसी में क्यों लेते हैं, क्योंकि सीधे ब्लड में जा रही है तो तुरंत एक्शन आता है, ठीक है। तो अब चलो एक कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। 100% बायोबिलिटी इंट्रावेनस आपको ऑलरेडी पता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बहुत अलग अलग नाम होते हैं, इसको हिपैटिक एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं, तो लिख लेना। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हम लोग हिपैटिक एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, या फिर इसको हम प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्लड में जाने से पहले हो रहा है, ठीक है, इसलिए प्री सिस्टमिक, ठीक है। एफपीएम इज नॉट देयर इन सबलिंगुअल रूट। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबलिंगुअल रूट में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सीधे आप जीभ के नीचे दवाई रख रहे हो, सीधे ब्लड में जा रहा है, लीवर में जा ही नहीं रहा, ठीक है। तो की पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलो। क्वेश्चंस के लिए तैयार हो आप लोग?